नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड भाजपा की बड़ी बैठक आज। 3 लोकसभा सीटों पर भाजपा का महामंथन। टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार के जनप्रतिनिधि होंगे शामिल। चालीस सिविल सेवा अधिकारियों ने किया यूएसडीएमए का दौरा। उत्तराखंड की आपदा प्रबंधन व्यवस्था से रूबरू हुआ श्रीलंका का 40 सदस्यीय दल। अनुभवों का किया आदान प्रदान। गदरपुर में वन्यजीव तस्करी का खुलासा। 21 दुर्लभ कछुओं के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। तस्करी के लिए ले जाए जा रही थी। कलियर में अजमेरी बाजार में ज्वेलरी की दुकान पर भीषण आग। उर्स के बीच मची अफरा तफरी। उर्स के बीच बड़ा हादसा टला। उत्तराखंड में देहरादून समेत 4 जिलों में बारिश। गंगा, सरयू समेत 8 नदियां वार्निंग लेवल के पार। 91 सड़कें बंद। देहरादून में स्कूलों की छुट्टी। और अब खबरें विस्तार से। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत श्रीलंका के 40 सदस्यीय सिविल सेवा अधिकारियों के दल ने सोमवार को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भ्रमण किया। प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड की आपदा प्रबंधन और पूर्व चेतावनी प्रणालियों की जानकारी ली। अधिकारियों ने मौसम आधारित जोखिम प्रबंधन, भूस्खलन न्यूनीकरण, तकनीक के उपयोग और सामुदायिक भागीदारी से जुड़ी व्यवस्थाओं को समझा। इस दौरान आपातकालीन परिचालन केंद्र, घटना प्रतिक्रिया प्रणाली और बहुस्रोत चेतावनी तंत्र की कार्यप्रणाली की भी जानकारी दी गई। यूएसडीएमए के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने डॉप्लर रडार, स्वचालित मौसम केंद्र, ड्रोन सर्वेक्षण, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस आधारित भूस्खलन निगरानी जैसी तकनीकों के बारे में बताया। प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड की व्यवस्थाओं में विशेष रुचि दिखाई। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि विभिन्न देशों के बीच अनुभवों का आदान प्रदान आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे कार्यक्रम भविष्य की आपदाओं से निपटने के लिए अधिक सक्षम और समन्वित व्यवस्था विकसित करने में मददगार हैं। और वहीं चंद्रमोहन सिंह नेगी राजकीय वेस चिकित्सालय में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की सीएसआर निधि से स्थापित मेमोग्राफी सेंटर का शुभारंभ किया गया। चिकित्सालय के अनुसार यह सुविधा शुरू करने वाला उत्तराखंड का पहला राजकीय चिकित्सालय है। विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण के प्रयासों से शुरू हुई इस सुविधा का लाभ कोटद्वार, पौड़ी, गढ़वाल और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं को मिलेगा। महिलाओं को स्तन कैंसर की जांच, शुरुआती पहचान के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना होगा। अच्छा उपकरण किसी बीमारी की जांच के लिए आता है तो बट नेचुरल है कि पूरे इलाके को उससे फ़ायदा होता है। 1.5 करोड़ की ये मशीन है, मैमोग्राफी की मशीन है। एक सेंटर यहाँ पर उस हॉस्पिटल कोटद्वार में खुला है। और सरकारी अस्पतालों की बात करें तो एम्स के बाद ये दूसरा ही जगह है जहाँ पर ये मैमोग्राफी का आपका सेंटर खुला है। हम सब जानते हैं कि कैंसर जो है वो बढ़ रहा है और स्तन कैंसर के लिए मैमोग्राफी मशीन होना बहुत आवश्यक है। अगर स्तन में गांठ हो या रिसाव हो तो तुरंत मैमोग्राफी ही एक ऐसा मशीन है जिसके माध्यम से हम अपनी जांच करवा सकते हैं और अगर कैंसर है कि नहीं है उसका पता लगा सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने वार्ड नंबर 30 नंदपुर मावाकोट के ग्राम कोटला में 800 मीटर लंबी इंटरलॉकिंग सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सड़क चरणजीत के घर से डोबरियाल के घर तक बनाई जाएगी। स्थानीय ग्रामीण लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। सड़क बनने के बाद क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ ही बरसात के दौरान होने वाली परेशानियों से भी राहत मिलने की उम्मीद है।
नंबर 30 में आज मैं कोटला पहुंची हूं और यहाँ पर एक लंबी रोड है जो बहुत सालों से नहीं बनी है, 800 मीटर करीबन रोड है, उसको आज हम उसका शिलान्यास पे पहुंचे। सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि बढ़िया रोड बनेगी जिससे सभी ग्राम यहाँ के रहने वाले हैं, गाँव के रहने वाले सभी को उससे फ़ायदा होगा। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। चंपावत जिले के सबसे बड़े लोहाघाट महाविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर के एबीवीपी व एनएसयूआई के छात्र संगठन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। जहां एनएसयूआई ने एनएसयूआई कॉलेज अध्यक्ष आयुष गोस्वामी के नेतृत्व में कॉलेज गेट पर धरना शुरू किया, तो वहीं एबीवीपी ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक ढेके के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के पास अपना तंबू गाड़ा। दोनों छात्र संगठनों के एक साथ आंदोलन को देखते हुए शांति व्यवस्था के लिए थानाध्यक्ष अशोक कुमार दलवल सहित लोहाघाट महाविद्यालय पहुंचे। महाविद्यालय में जो साइंस फैकल्टी है उसके अंदर किसी भी डिपार्टमेंट्स में जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स की बहुत भारी कमी है। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा महाविद्यालय होने के बाद भी हमारे महाविद्यालय में हिस्ट्री जैसे मेजर सब्जेक्ट में एमए नहीं है। एमए तो नहीं, मैम टीचर भी नहीं है हमारे कॉलेज में। इसके अलावा एमए के हिस्ट्री के अलावा सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एजुकेशन में भी एमए नहीं है। हमारी दूसरी ये मांग है कि इनमें एमए जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए। तीसरी मांग, जो कॉलेज में बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए या तो बस पास की सुविधा करी जाए या फिर कॉलेज को बस अलॉट की जाए। कि पिछले वर्ष भी हम एमए के अंदर सब्जेक्ट की बढ़ोतरी के लिए बैठे थे। आज जब हमारे महाविद्यालय के अंदर बच्चे हिस्ट्री जैसे सब्जेक्टों में, साइकोलॉजी जैसे बेहतर सब्जेक्टों में यहाँ से जब अपना ग्रेजुएशन पूरा करते हैं, उसके बाद उनको मास्टर्स करने के लिए कहीं दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। मगर जब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास हिस्ट्री में 300-400 बच्चे हैं, मगर उनके लिए मास्टर्स यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। बच्चों को यहाँ छोड़ के कहीं बाहर जाना पड़ता है। उससे कई बार बच्चों को मानसिक प्रताड़नाएं और क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना। हमारी जो मुख्य मांग है, पिछले वर्ष भी हम इस मांग के लिए बैठे थे। जो एमए में समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, इतिहास और सोशोलॉजी के लिए जो हमारे सब्जेक्ट नहीं खुल पाए हैं, उनके लिए हम फिर से इन मांगों के लिए बैठे हैं। और इसके अलावा जो भारी संख्या में मॉडर्न फिजिक्स जो बीएससी फिजिक्स सेम के छात्र छात्राएँ थे, उनमें लगभग विश्वविद्यालय की गलती की वजह से लगभग 75% से ज़्यादा लोगों की बैक है, जिसमें से अब वो एमएससी में एडमिशन नहीं कर पा रहे हैं। और इस गलती को सुधारने के लिए हम विश्वविद्यालय के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं। और इसके अलावा लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन जैसी मुख्य मांगें हैं जो हमने पिछले साल भी हम जिन मांगों के लिए बैठे थे, जो मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, उन मांगों के लिए हम यहाँ धरने में बैठे। देहरादून जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने ऋषिपर्णा सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की। बैठक में राजनीतिक दलों को प्रारूप 9, 10, 11A और 11B की सूचियां उपलब्ध करवाई गई। डीएम ने बताया कि 13 अगस्त तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 39,025 नाम हटाने के लिए 10,235 और विवरण संशोधन के लिए 10,718 आवेदन प्राप्त हुए। प्रारूप 7 की आपत्तियों पर संबंधित मतदाताओं को नोटिस देकर के सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ठोस प्रमाण के बिना किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। डीएम के मुताबिक 14 जुलाई को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची के अनुसार जिले में 11,90,805 मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। वहीं 2003 और 2026 के मतदाता सूचियों के मिलान में विसंगति या मैपिंग नहीं होने पर 5,47,000 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में आयोजित जन समाधान दिवस की 150 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई। डीएम ने अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विकासनगर की ग्राम पंचायत में वर्ष 2023 से 2026 तक आपदा मद से कराए गए कार्यों में कथित अनियमितताओं की शिकायत पर डीएम ने जिला विकास अधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को संयुक्त जांच कर 7 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। वहीं ग्राम झीवर हेड़ी में आबादी के बीच संचालित हैवी वेल्डिंग फैक्ट्री को तत्काल सील करने के निर्देश दिए गए। जांच में फैक्ट्री के औद्योगिक उपयोग के लिए वर्गीकृत न होने और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अग्निशमन विभाग की आवश्यक एनओसी नहीं होने की बात सामने आई। दिवस के अवसर पर लगभग 150 शिकायतों का हम लोगों ने आज सुना और उसमें कई सारी शिकायतों का मौके पे निस्तारण भी किया गया। कुछ जगह पेड़
ख़तरनाक स्थिति में थे और 2-3 सालों से एड्रेस नहीं किया गया था जिस समस्या का, तो उसे भी हम लोगों ने इमीडिएटली एड्रेस किया। इसी तरीके के मल्टीपल इश्यूज़ थे जो जिनके सोल्यूशन तुरंत संभव थे, बिजली के पोल से रिलेटेड था, तो उन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने कवर किया। इसके अतिरिक्त लैंड से रिलेटेड मैटर में भी कंसर्निंग तहसील्स को लिखा या इंस्ट्रक्शंस दिए गए और मैं अपेक्षा करता हूँ कि बेहतर। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा उत्तराखंड, जहां सैकड़ों युवा उद्यमिता और नवाचार से आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व ने युवाओं के सपनों को पंख लगाए हैं। राज्य में स्टार्टअप नीति लागू होने के बाद से उत्तराखंड छोटे उद्यमों का हब बनता जा रहा है। स्पंदन नाम की बेहद छोटे आकार की ये पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस हेल्थ सेक्टर में एक क्रांतिकारी इनोवेशन है। इसे देहरादून के स्टार्टअप सनफॉक्स टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तराखंड के इस स्टार्टअप ने अपनी छाप छोड़ी है। उत्तराखंड सरकार जो स्टार्टअप पॉलिसी लाई है उससे हम लोग बहुत ही खुश हैं। हम एज अ सनफॉक्स रोजगार दे पा रहे हैं। ऐसे कई सारे जितने भी उत्तराखंड के स्टार्टअप हैं काफी लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक और पेट्रोल गो कार्ट्स के निर्माण में उत्तराखंड के स्टार्टअप फ्लक्स मोटर्स ने देश भर में पहचान बनाई है। ये स्टार्टअप 2021 में शुरू हुआ था। उत्तराखंड में शुरू करने का मेजर एक रीजन ये था कि यहाँ की पॉलिसी जिस तरीके से सपोर्ट करती है हम स्टार्टअप्स को, और जिस तरह का इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है हमें यहाँ पे स्टार्टअप को ग्रो करने में। आईटी, हेल्थ, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सैकड़ों स्टार्टअप नवाचार, हुनर और उद्यमिता में उत्तराखंड की बढ़ती साख के प्रतीक बन रहे हैं। स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप को वित्तीय मदद देने के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए का फंड बनाया है, जिससे स्टार्टअप्स अपने व्यवसाय को बड़े स्तर पर विस्तारित कर सकेंगे। स्टार्टअप के लगातार विस्तार से न सिर्फ युवाओं की नवाचारी सोच को नया आयाम मिल रहा है, बल्कि हजारों युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। स्टार्टअप का हब बन रहा उत्तराखंड, उद्यमिता में आगे बढ़ रहा उत्तराखंड। खबरों की तरफ। ऋषिकेश के पशुलोक बैराज क्षेत्र में बीन नदी में मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे की सूचना मिलते ही ढालवाला से एसडीआरएफ की टीम महज 3 मिनट में मौके पर पहुंची। स्थानीय पुलिस के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अंधेरी रात और उफनती नदी के तेज बहाव के बीच एसडीआरएफ जवानों ने पहले वाहन में फंसे एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान वाहन बह जाने से दूसरा व्यक्ति उसमें फंसा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दूसरी एसडीआरएफ टीम भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद दूसरे व्यक्ति को भी सकुशल बाहर निकाला गया। दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। सेनानायक कपर्ण यदुवंशी ने लोगों से बारिश के मौसम में नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील की। और वहीं रामनगर के नंदलाइन में मजबूत सड़क को तोड़े जाने के विरोध में बाद स्थानीय लोगों और नगरपालिका चेयरमैन मोहम्मद हाजी अकरम के बीच वार्ता हुई। स्थानीय लोगों ने अच्छी सड़क को अनावश्यक रूप से तोड़े जाने पर आपत्ति जताते हुए क्षेत्र की जर्जर नालियों के निर्माण की मांग रखी। दरअसल 2 दिन पहले सड़क तोड़ने के लिए जेसीबी पहुंची, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध कर उसे वापस भेज दिया। सोमवार को स्थानीय लोगों ने चेयरमैन ईओ आलोक कुनियाल और जेई के सामने अपनी समस्याओं को रखा। स्थानीय निवासी डॉक्टर सर्वेश सरन सिंगल ने कहा कि जर्जर नालियों के कारण जल निकासी की समस्या बनी हुई है। उन्होंने सड़क तोड़ने के बजाय नालियों की मरम्मत और नए सिरे से निर्माण की मांग की।
उधम सिंह नगर के गदरपुर में पुलिस ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 21 दुर्लभ प्रजातियों के कछुओं के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक बाइक भी बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान दोनों संदिग्धों को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 21 कछुए बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे कछुए को तस्करी के लिए किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने जा रहे थे। एसपी काशीपुर स्वप्न कुमार सिंह ने बताया कि अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत गदरपुर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि तस्करी के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों का मेडिकल परीक्षण करवाने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसकी टीम के द्वारा इंस्पेक्टर गदरपुर के नेतृत्व में कल 2 अभियुक्तों कमल पुत्र मुकेश और गोपाल पुत्र लल्लू निवासीगण दड़ियाल थाना टांडा रामपुर उत्तर प्रदेश को 21 दुर्लभ प्रजाति के कछुओं, जिनमें मुख्य रूप से इंडियन सॉफ्ट सेल जिसका वैज्ञानिक नाम निल्सोनिया गैंगेटिका है और सुंदरी कछुआ जिसका वैज्ञानिक नाम लिससेमिस पंक्टाटा है, 21 कछुओं के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों प्रजाति के कछुए हमारे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के शेड्यूल 1 पार्ट 2 से संरक्षित हैं। राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के संयुक्त तत्वाधान में देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत 1 दिवसीय आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञ वक्ताओं ने विद्यार्थियों को उद्यमिता के विभिन्न आयामों की जानकारी दी। विशेषज्ञों ने छात्रों को व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया, सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता और रोजगार सृजन के अवसरों के बारे में बताया। साथ ही युवाओं को नए विचारों और नवाचारों को व्यवसाय में बदलने के लिए प्रेरित किया। छात्रों ने उद्यमिता से जुड़े सवाल पूछे जिनका विशेषज्ञों ने समाधान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के स्वरोजगार के साथ दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रोत्साहन करना रहा। सरकार के द्वारा बेसिकली उच्च शिक्षा विभाग और EDII अहमदाबाद जो कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद है, उनके दोनों के संयुक्त तत्वाधान में एक योजना राज्य के समस्त सरकारी महाविद्यालयों में चलाई जा रही है, जिसमें कि आपको पता होगा आज के टाइम में बढ़ती जनसंख्या और सरकारी सेवाओं में अवसर सीमित होने के कारण युवाओं को अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद भी रोजगार उतने उपलब्ध नहीं हो पा रहे जितने होने चाहिए। लिहाजा पढ़ लिख कर भी कोई युवा बेरोजगार हो, इस चीज को कम करने के लिए उत्तराखंड सरकार महत्वाकांक्षी योजना देवभूमि उद्यमिता योजना चला रही है समस्त शिक्षण संस्थानों में, जिसके तहत बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देकर के, एक अच्छी टिप्स देकर के, एक अच्छे रोजगार के अवसर प्रदान करने के विषय में बात की जाए। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने लोहाघाट नगर के मीना बाजार चौराहे में पालिका की पार्किंग को आम जनता के लिए उपलब्ध करवाने की मांग करते हुए लोहाघाट विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में SDM लोहाघाट नीतू डांगर को ज्ञापन दिया। मांग पूरी नहीं होने पर 26 अगस्त से पार्किंग स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी। समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा व सदस्यों ने कहा, नगर पालिका परिषद लोहाघाट के द्वारा मीना बाजार चौराहे पे लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से जनता के लिए पार्किंग का निर्माण कार्य किया गया, पर अब वह पार्किंग नगर के कुछ चुनिंदा 20 लोगों को दे दी गई। उन्होंने कहा, इस पार्किंग का जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा, जबकि पार्किंग का निर्माण आम जनता के लिए किया गया था। अधिकारी महोदय से मांग थी कि महोदय इसको जो है रेगुलर चलाया जाए और इस पे जो है आवाजाही इसकी रेगुलर हो, जिससे कि मतलब घंटों के हिसाब से इसमें पैसे लिए जाए, जिससे कि इसका जो फ़ायदा आम जनमानस को भी मिलेगा। और जिलाधिकारी महोदय ने उस मामले को बड़ी संज्ञान लेते हुए तुरंत हमारे सामने EO साहब से फ़ोन में बात की और हमसे कहा कि इन लोगों से EO साहब से बैठ लेना। हम लोगों ने नगर पालिका में आके हम लोगों ने EO साहब से बैठक की। बैठक में बात ये हुई कि EO साहब से हमने कहा कि यहाँ तो आप उसे रेगुलर पार्किंग बनाइए, जिससे कि आवाजाही के रेगुलर हो सके और जो है ट्रैफिक की समस्या भी खत्म हो जाए और सभी को उसका लाभ भी मिले। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के द्वारा आज जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया, जो हमारी मीना बाजार चौराहे में ये पार्किंग बनी है, इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाए और पर्ची के हिसाब से इनसे पैसा लिया जाए, क्योंकि इससे हमारे आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है और जो हमारे बाहर से आने वाले लोग हैं उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ियां रोड के किनारे खड़ी होती हैं और फिर पुलिस के द्वारा उसमें चालानी कार्रवाई की जा रही है, जिससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी है और हम लोगों को भी काफ़ी उपहास का पात्र बनना पड़ता है कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है। हम चाहते हैं कि इस पार्किंग को आम जनता के लिए खोला जाए।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के जसपुर में NH 74 की भूमि, नहर और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कथित अतिक्रमण के मामले में राज्य सरकार सहित संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिका में आरोप लगाया गया कि कुछ राजनीतिक पहचान रखने वाले लोगों ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया है। रामनगर के गर्जिया क्षेत्र में उस समय हड़कंप मचा जब एक विशालकाय टाइगर आबादी से सटे हाईवे इलाके में दिन दहाड़े एक घोड़े को अपना निवाला बनाकर जंगल की ओर खींच कर ले गया। यह पूरी घटना झूला पुल चौराहे के समीप पूर्व में बनाए गए गर्जिया पर्यटन जोन के गेट के पास नेशनल हाईवे 309 की बताई जा रही है। घटना के बाद आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि बाघ ने आबादी के बेहद करीब घोड़े पर हमला किया और उसे घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों को तेज आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। दिन के उजाले में आबादी के नजदीक बाघ की इस तरह मौजूदगी ने एक बार फिर से मानव वन्यजीव संघर्ष की चिंताओं को बढ़ाया। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर गश्त बढ़ा दी है। रामनगर वन प्रभाग के रेंज अधिकारी कृष्णा सिंह मेहरा ने बताया कि विभाग द्वारा क्षेत्र में लगातार निगरानी की जा रही है। बाघ की लोकेशन ट्रेस करने की प्रयास भी किए जा रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंतर धार्मिक प्रेम संबंध और प्रस्तावित विवाह के चलते जान का खतरा जताने वाले एक जोड़े को सुरक्षा मुहैया करवाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि बालिग व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, लेकिन परिवार और रिश्तेदार उनके रिश्ते का विरोध कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और उनकी जान तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरा है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत हरिद्वार में ब्लॉक और नगरपालिका स्तर पर खिलाड़ियों के ट्रायल आयोजित किए जा रहे हैं। रोशनाबाद स्थित खेल विभाग के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिले भर से पहुंचे खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। योजना के तहत बालक और बालिका वर्ग के विभिन्न आयु वर्गों में कुल 200 खिलाड़ियों का चयन किया जाना है। चयनित खिलाड़ियों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। चयन की दौड़ में शामिल खिलाड़ी मैदान पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।